गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज के प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है और आपको आज के प्रश्नों को करके काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलने वाली है, क्योंकि इन प्रश्नों का मैंने जो रखा है, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज के प्रश्नों को, या आप जो मैंने पॉलिटी के जितने भी प्रश्नों को करवाया है, उन प्रश्नों को आप पूरी तरह से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मन से करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको 99% आपको पॉलिटी से संबंधित सारे प्रश्नों का हल मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर से, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, कामकाजी महिलाओं के संरक्षण से, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको मैं बता दूं कि विशाखा जो गाइडलाइन है वो जारी की गई थी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण करने के लिए। आपको पता है कि कार्यस्थल पर सही दशाएं न होने, काम की सही दशाएं न होने के कारण, या फिर और अन्य तरीके की समस्याएं जिसमें यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या थी, उस सब को लेकर महिलाओं को काफ़ी समस्या होती थी, जिसके बाद जो है विशाखा गाइडलाइन एक जारी की गई। तो उसके आधार पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? औपनिवेशिक भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा, या फिर 1909 के अधिनियम के द्वारा? तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में, 1937 में पहली बार का औपनिवेशिक भारत में क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1937 में। ये कहाँ पर स्थापना इसकी की गई? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दिल्ली में जो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने से पहले तक ये कार्य कर रहा था संघीय न्यायालय। 1937 में बना संघीय न्यायालय कार्य कर रहा था। ठीक है, सेकंड के बाद अब थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? ये करंट का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, करंट का प्रश्न हो गया कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? सोली सोराबजी, मुकुल रोहतगी, S.A. बोबड़े, या के.जी. बालाकृष्णन? तो आपको पता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौन हैं? तो S.A. बोबड़े सर हैं। तो S.A. बोबड़े सर महाराष्ट्र से आते हैं और ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं और कि भारत के जो वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, इसकी स्थापना मैंने पिछले वीडियो में बताया था 28 जनवरी 1950। तो इसमें जो पहले न्यायाधीश बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश, वो हीरालाल जे कानिया नाम था उनका, H.J. कानिया। ठीक है, H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया। तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न अब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? कोई सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन सी रिट लागू की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, निषेध रिट, या उत्प्रेषण। देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, और उत्प्रेषण रिट। तो ये इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है उसको बोलते हैं बी, अर्थात परमादेश रिट। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई PSU का अधिकारी जो हो, PSUs जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
तो उसका जो कोई अधिकारी हो वो अपने कार्य और दायित्वों को निर्वाहन न कर रहा हो, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब जारी करवाया जाता है परमादेश रिट। ठीक है, तो 4 ये देखिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसको समय जो होता है 24 घंटे का समय, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि नहीं पेश किया जाता किसी कारण से, तो तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है और उसे 24 घंटे के अंदर निकट जो थाना जो न्यायालय होगा वहाँ पे उसे प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग देखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे, रिट के बारे में डिटेल में देख लेंगे। ओके, 5वां प्रश्न अब देखते हैं। 5वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है वो एकात्मक है। ठीक है, वो एकात्मक है, मतलब ये कि नीचे से लेकर जो ऊपर तक की न्यायपालिका है वो एक ही क्रम में चलती है, यानी उनको एक ही कंट्रोल करता है। ये ऐसा नहीं है कि राज्य की जो न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय हैं, वो अलग हो गए और सर्वोच्च न्यायालय अलग है, बल्कि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए एकात्मक न्यायालय की व्यवस्था हमारे यहाँ है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, सारे लोगों का जो नियुक्ति का अधिकारी है वो राष्ट्रपति ही है। ठीक है, तो 5 प्रश्न हमने देखा। 6वां प्रश्न देखते हैं। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलें, ताकि सबको नॉलेज मिलता रहे और हम सभी पूरे भारत वाले सारे भारतीय ज्ञान को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते रहें और सबको आगे बढ़ाते रहें। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, 6ठा प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। कहाँ पर नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, या उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? उस उच्च न्यायालय में नहीं होती है जहाँ वह सेवानिवृत्त हुआ है, जहाँ से, या अर्थात वो जहाँ पर उसने सेवाएं अपनी दी हैं, वहाँ पर उसे वकील के रूप में कार्य करने का अनुमति नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, और 6ठे प्रश्न के बाद आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। आपको मैं 7वें प्रश्न से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो एससी है, कौन? सुप्रीम कोर्ट हमारी, उसका जो ध्येय वाक्य है, अर्थात उसका जो, जैसे सारी चीज़ों का एक ध्येय वाक्य होता है ना, तो इसका जो ध्येय वाक्य है सुप्रीम कोर्ट का अपने, उसका है यतो धर्मस्तो, यतो धर्मस्तो, धर्मस्ततो, यतो, देखते हैं, यतो धर्मस्ततो, यतो धर्मस्ततो जया, जया। इसका मतलब है धर्म जहाँ है जीत वहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो बना है उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है लोगो में, यतो धर्मस्ततो जया, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं जीत है, वहीं विजय है। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बताना आवश्यक है, चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं 7वें प्रश्न को। किसी राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय, किसी राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? क्या बात कह रहा है कि राज्य के लिए,
ठीक है। निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या चुनाव आयोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय। चूंकि राज्य की बात आई है इसलिए उच्च न्यायालय होगा। अगर यही केंद्र की बात आ गई तो इसका कौन देखता? तब इसको सर्वोच्च न्यायालय देखता। ठीक है। 8वें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? क्या जो हर आप देखते होंगे कुछ कुछ दिनों में बंद कर देते हैं, कभी रेलवे में स्ट्राइक, कभी बैंक्स में स्ट्राइक, कभी अन्य जगह पे आप देखते होंगे बंद बंद कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने इस बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? तो इस बंद को सब असंवैधानिक घोषित किया था केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है। और केरल उच्च न्यायालय ने जब इसको असंवैधानिक घोषित किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपनी मुहर लगा दी थी। अर्थात उसने भी बंद जो होता है, कोई भी बंद स्ट्राइक कर देते हैं तो उसको बैन जो कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है। 8 के बाद 9th प्रश्न अब देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? किस मामले में की है? गोलकनाथ मामले में, केशवानंद भारती मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में या उपर्युक्त सभी? तो उच्चतम न्यायालय ने ए गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता दी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर। ठीक है। आपने को पता ही है केशवानंद भारती केस के बारे में कि जो संविधान का मूल ढांचे की बात आई हो इसी में आ गई है। फिर मिनर्वा मिल्स भी एक मामला है, वो भी केस था। तो आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को अब। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने कम से कम कितने वर्ष का दंड दिया हो? अगर उच्च न्यायालय में कब अपील की जाएगी? यदि सत्र न्यायालय ने कितने वर्ष की कम से कम दंड दिया हो? एक वर्ष या अधिक का, 2 वर्ष या अधिक का, 3 वर्ष या अधिक का, 7 वर्ष या अधिक का। यदि सत्र न्यायालय की तरफ से 7 वर्ष या इससे अधिक का दंड आपको दिया जाता है तभी आप उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ गए, डी आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, किसकी बात आई है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 223A, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 343C या फिर अनुच्छेद 343K। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 323A हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा 323A। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सेंट्रल जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है वो काम क्या करता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण काम करता है कि कोई भी समस्या होती है प्रशासन से संबंधित तो वो वहाँ पे अपनी बात रखते हैं प्रशासन से जुड़े लोग, और वो उस समस्या का निपटान करता है। कौन? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है। ओके, अगला आप देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 12वां प्रश्न है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? याद रखिए, जिला न्यायालय की बात की जा रही है,
के न्यायाधीशों की बात की जा रही है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जा रही है, तो इनके नियुक्त करता है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 12वें के बाद अब 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो किससे संबंधित मामलों को देखता है? आपराधिक मामले, ऐतिहासिक स्मारकों के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी मामले, या सिविल मामले, या पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित मामले। तो जैसा कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। और आपको मैं बता दूं कि संसद में एक बिल पास किया गया था 2010 में, उसका नाम था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल विधेयक 2010। ठीक है, उसी के तहत ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया और ये कार्यरत है। इसके कुछ दिनों पहले इसका आप लोग कमेंट करके बताएं इसके अध्यक्ष अभी कौन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। जहाँ तक मुझे याद है उसके जो अध्यक्ष है AK सिंह, ऐसे कुछ नाम था। आप लोग उसको कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि सभी को क्लियर हो जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गोयल, कोई गोयल करके नाम था उनका, गोयल। तो आप लोग इसको बताएंगे कौन है वो अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष इस समय कौन है। ठीक है, और ये नदी से संबंधित समस्याएं हो, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हो, वन से संबंधित कोई विवाद हो, इन सारी चीज़ों को देखता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इससे संबंधित यदि कोई विवाद होता है और उसके मामला उसमें निर्णय मिलने के बाद भी यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब देखते हैं अगला प्रश्न। 13 के बाद 14वां प्रश्न हम देखते हैं। 14वां प्रश्न है, दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? ये प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के अंतर्गत, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत, गोवा उच्च न्यायालय के अंतर्गत, या कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है दमन व दीव जो है ये आता है किसके अंतर्गत आता है? तो दमन और दीव जो आता है वो आता है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? वो आता है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, बी इसका आंसर हो जाएगा। और 15वें प्रश्न पे आते हैं। भारत में जनहित याचिका यानी PIL का जनक किसे माना जाता है? जो जनहित याचिका होती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे माना जाता है? न्यायमूर्ति PN भगवती को, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर जी को, या फिर न्यायमूर्ति HJ कानिया को? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको एकदम सीधा सा ये C तो एकदम डायरेक्ट हटा सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि भारत में 28 जनवरी 1950 को जब संविधान 1950 को जब अपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो इसके पहले जो बनाए गए न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश वो बनाए गए HJ कानिया सर, तो ये होंगे नहीं। बाकी बचे ये दो लोग, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर। तो आपको मैं बता दूं कि ये 1985 में जनहित याचिका के जो है प्रावधान, इसको उस समय जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे PN भगवती, उन्हीं के अध्यक्षता में ये चीज़ें अपने यहाँ आई थी। तो उस समय थे न्यायमूर्ति PN भगवती। आपको दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर सर का भी नाम आता है इससे जुड़ा हुआ। तो ये इस पीठ में ये भी थे, VR कृष्ण अय्यर सर भी थे, और जो विचार था इन्हीं लोगों का, दोनों का विचार था। तो आप लोग देखिएगा, यदि इनमें से PN भगवती नाम दिया हो और अय्यर सर ना दिया हो तो PN भगवती लगाइएगा। यदि अय्यर भी दिया हो और दोनों ऑप्शन दिया हो तो एक साथ लगा दीजिएगा A और B करके। ठीक है, यदि दोनों दिया हो, एक ही चूज करना हो, तब PN भगवती सर को आप चूज करें क्योंकि वो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो 15वें के बाद आइए 16वें प्रश्न को देखते हैं। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन पर, उच्च न्यायालयों को, ठीक है, देखिए, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट
जारी करने की शक्ति संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 226 में, या ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सारे लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके कमेंट करके जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके अध्यक्ष का नाम बताएं, गोयल करके जो नाम है वो पूरा नाम बताएं आप लोग। ओके, ये प्रश्न 16वां देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो दी गई अनुच्छेद 226 में। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत मिलती है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं उनको रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत मिलती है। जबकि अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन की बात कही गई है। ठीक है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, 16 के बाद अब आइए आते हैं 17वें प्रश्न पे। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ रिट निकालने की शक्तियां प्रदान की गई हैं? उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ रिट निकालने की शक्तियां प्रदान की गई? ये बढ़िया प्रश्न है और इसको आप लोग देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जहां भी जो वर्णन है उसमें जो रिट निकालने की शक्ति उसको दी गई वो कहां पर है? तो वो अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 138 में या अनुच्छेद 139 में। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अनुच्छेद 139 में कहा गया है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी जो रिट निकालने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 139 में मिलती है, अनुच्छेद 139 के तहत। ठीक है, और जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। 17वें के बाद 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या मुख्यमंत्री दिलाते हैं? तो राज्यपाल की बात हो रही है, इसलिए जैसे राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? वो तो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, तो उसको शपथ दिलाने काम कौन करेगा? उसको शपथ दिलाने काम राज्यपाल जी करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्रम होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि केंद्र में यदि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति जीत कर आते हैं, तो उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की बात आती है तो उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। एक दूसरे का चलता है, वैसे ही सेम राज्यों में भी होता है। ठीक है, 18वें के बाद 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये न्यायपालिका की बात नहीं है। न्यायपालिका एकात्मक है, बाकी और प्रशासन के काम एकात्मक नहीं है। अगर एकात्मक होता यहाँ भी तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एकात्मक नहीं, इसलिए इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्यों के राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 4 में, 5 में, या 6 में और 7 में? तो आपको पता है कि भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है बताइए। आपको मैंने बताया था भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में था। 3 में क्या है? मूल अधिकार के बारे में था। 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक
सिद्धांत के बारे में था, ठीक है। और 5 में क्या है, अच्छा एक और बचता है, 4 का भी था, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में था। फिर बचता है 5 में क्या है, संघ के बारे में है, संघ के बारे में सारा कुछ वर्णन है। 6 में क्या है, 6 में क्या है बताइए, 6 में जो है वो है राज्य से संबंधित सारी चीज़ें, ठीक है। क्या है 6 में, तो 6 में राज्य से संबंधित सब कुछ है, भाग 6 में राज्य से संबंधित सारा कुछ है। और 7 में आपको मैं बता दूं तो 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग खा में, खा से संबंधित जो नियम है वो है इसमें, यानी जो प्रथम अनुसूची है उसके भाग खा में हाँ, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के संबंध में वर्णन इसमें है 7वें में, ठीक है। प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य के संबंध में इसमें है। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। आइए देखते हैं अगला 21वां प्रश्न देखते हैं। आप वीडियो यदि पसंद आ रहे हो, क्वेश्चनों को इस तरह अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो लाइक का बटन है उसको क्लिक कर लें, और शेयर को किसको शेयर करें, सिर्फ 2-4 लोगों को, जिन्हें आप चाहते हो कि वो भी आपके जैसे आगे बढ़ें, उन्हें शेयर करें। ओके, 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में या मुख्यमंत्री में? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। वैसे ही जैसे केंद्र में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति में। ये कहा गया है, ये कहा गया अनुच्छेद 154 के आसपास, 54 में कहा गया है, क्योंकि 53 में जो है राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन है। 153 अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन है, और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है। तो ये जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है इसका वर्णन कितने में है? अनुच्छेद 154 154 में वर्णन किया गया है, ठीक है। समझ आ गया 21वें के बाद आइए चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 153 में, 154 में, 155 में या 156 में? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किया गया है आर्टिकल 155 में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में वर्णन किया गया है। आपको मैंने बताया अभी 153 के बारे में कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन है। 153 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है। 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में मैंने बता ही दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, और 156 में है राज्यपाल की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है कि उसका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 23वें प्रश्न के बारे में बात जाते हैं, देखते हैं। 23वां प्रश्न है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। क्या होगी? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधान डैश 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 होगा। कौन होगा यहाँ पर भरना है, कौन होगा प्रधान? राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, वो केंद्र के बारे में कहा गया है। वैसे ही राज्य के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो ये जो बात है ये कही गई है आर्टिकल 163 में, ठीक है। जैसे वहां बात की गई थी 74 में केंद्र के लिए, वैसे यहाँ पे 163 में ये बात कही गई है, ठीक है। आइए देखते हैं 24वें प्रश्न को। राज्यपाल को क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 160 में, 161 में, 162 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर है
इसका आंसर है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आपको मैं इस प्रश्न में थोड़ा डिस्क्राइब ये कर दूं कि राज्यपाल को मृत्युदंड जो होता है, मृत्युदंड, उसको माफ करने का अधिकार नहीं होता। ये काम केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सेना से संबंधित मामले होते हैं उनमें भी राज्यपाल किसी प्रकार का कोई ज़्यादा किसी प्रकार वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, सेना से संबंधित मामले भी कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, इसलिए ये दो चीज़ें राज्यपाल नहीं देखते हैं। बाकी और सारे मामलों में जो दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की बात आती है वो कर लेते हैं। आज के अंतिम प्रश्न पर हम जा रहे हैं। आपसे एक बार, अंतिम बार निवेदन है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों को लाभ पहुँचे और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। ओके, आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता है इसलिए एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। स्टेट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 165 में, 166 में, 167 में या उपयुक्त में से सभी में। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट का वर्णन 165 में किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 66 और 67 में क्या है। तो अनुच्छेद 166 में कहा गया है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, जो राज्य की सरकार होगी उसके कार्य का जो संचालन होगा वो कैसे होगा और क्या क्या होगा, वो अनुच्छेद 166 में कहा गया है। और 67 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167, यदि राज्यपाल चाहे किसी विषय पर तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कुछ चीज़ें जान सकता है, उसे अपने यहाँ मंगवा सकता है, पूछताछ कर सकता है कि क्या चीज़ें, कौन कौन से विधेयक बन रहे हैं, किस किस चीज़ से, विषय से संबंधित बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो जाकर बीच बीच में राज्यपाल को इसकी जानकारी देता रहे। तो ये 25 प्रश्न थे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।